Hello everyone, this is the fifth lecture on chemical bonding and molecular structure, and in this lecture we are going to discuss valence bond theory. So before starting valence bond theory, we will discuss about the force between the two atoms which approach each other. मतलब दो एटम्स कभी भी जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में फोर्सेस कौन कौन से होंगे, अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्शन का फोर्स होगा. सो यहाँ पे आपको तीन टाइप के फोर्सेस का ध्यान रखना है. अगर दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम. सो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई. तो उनके न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन होगा. दैट इज क्योंकि जो फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज के बीच में, उनके न्यूक्लियाई का चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा, रिपल्शन का ही होगा, सेम चार्जेस. नाउ द सेकंड इज, अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यहाँ पे दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा. देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स. सो अगेन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स. एंड द थर्ड थिंग इज force of attraction between nucleus of one atom and electrons of other. So ये बेसिकली तीन तरीके के फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. पहला, repulsion between the nuclei because the nuclei, both of nuclei have positive charge, तो पॉजिटिव रिपल करेगा एक दूसरे को. The second is repulsion between electrons. इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, क्योंकि सेम चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा. बट अगेन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर. मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्जेस, एंड इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. नाउ यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हो गए. अब यहां पर कौन ओवरकम करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. व्हेन देयर इज सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स दे विल हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डोमिनेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो जब कोई सफिशिएंट डिस्टेंस पे दो एटम्स होते हैं तो जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो रिपल्शन के फोर्स को ओवरकम कर लेता है और इस तरीके से दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, what does this valence bond theory says? It says that a covalent bond is formed when two atoms having unpaired electrons of opposite spin in their orbitals overlap each other. तो आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है. मेन जो पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में कब फॉर्म होगा, जब दो एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी उनकी ऑर्बिटल्स. तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है. इस एटम की कोई ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिस ऑर्बिटल में, वो दूसरे एटम की उस ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी. और केवल इतना ही नहीं, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. मतलब अगर इसका अप स्पिन है तो एक दूसरे का डाउन स्पिन होना चाहिए, क्लॉकवाइज है दूसरे का काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात क्या होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, उनके ओवरलैप करने से. जब एक एटम की ऑर्बिटल दूसरे एटम की ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगी. और ऑर्बिटल्स भी कौन सी होनी चाहिए, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ना एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए और न ही कोई कंप्लीटली फ्रीड ऑर्बिटल्स है वो होनी चाहिए. तो कौन सी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, केवल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो. तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगी. और उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन है वो भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू नो इज द कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम. तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. मतलब बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी. तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ओवरलैपिंग थोड़ी सी है, मतलब एक ऑर्बिटल ने दूसरे ऑर्बिटल को, इस एटम के एक ऑर्बिटल ने इस एटम के एक ऑर्बिटल को ओवरलैप किया है और थोड़ा सा ओवरलैप किया, ज्यादा ओवरलैप नहीं किया है, तो वहां पे जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की वो कम होगी. लेकिन स्ट्रेंथ अगर
ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होती है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड की ज़्यादा होगी। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, हमारे पास s ऑर्बिटल्स भी होती हैं, p ऑर्बिटल्स होती हैं, d ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, तो अगर दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, दे विल प्रिफर टू ओवरलैप अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो वो कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैप हो सके, कम से कम नहीं, ताकि अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एक्सटेंट तक होनी चाहिए। मीन्स दो एटम्स जब कंबाइन हो रही हैं तो उनका हमेशा यही एम रहेगा कि जो ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करें। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक कब होती है ओवरलैपिंग। तो ये कहता है कि अगर दो एटम्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमारे पास एक s ऑर्बिटल होती है। तो s ऑर्बिटल क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, स्फेरिकल शेप है उसका, इट इज सिमेट्रिकल। सो व्हेन टू s ऑर्बिटल्स कंबाइन और व्हेन s ऑर्बिटल कंबाइन विद एनी अदर ऑर्बिटल, सो इट विल ओवरलैप अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो ये कोशिश करेगी हमेशा कि क्या हो, मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग हो। तो यहाँ पर हमेशा एक ही वे हो सकता है ओवरलैपिंग का कि जो एक्सिस है किस चीज की, दोनों न्यूक्लियाई की जो एक्सिस है, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, उसी के अलोंग क्या ओवरलैपिंग हो, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जब हमारे पास p ऑर्बिटल्स होती हैं तो वहां पे डिफरेंट तरीके से वो ओवरलैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ओवरलैपिंग हो कैसे सकती है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करें, और मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप तब करेंगे वो जो इनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वही क्या होनी चाहिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके ओवरलैपिंग की भी एक्सिस होनी चाहिए, उसी एक्सिस के अलोंग वो अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। अब एस ऑर्बिटल के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा देखते हैं, अगर हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओवरलैपिंग बिटवीन s ऑर्बिटल, so if two s orbitals overlap each other, how do they overlap each other? So suppose यहाँ पे एक एटम की s ऑर्बिटल ये है, तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, इसकी s ऑर्बिटल ये है, तो और दूसरे हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ये है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, दोनों का अपोजिट स्पिन होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है तो दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और इसी न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, इसी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ये दोनों क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो s ऑर्बिटल कभी भी किसी के साथ ओवरलैप करेगी तो हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होगी। दूसरा, अगर हम, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे इस तरीके से s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरीके से ये s ऑर्बिटल्स के बीच की ओवरलैपिंग हो गई। अच्छा, अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, मान लेते हैं ये s ऑर्बिटल है, प्लस एक p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगी तो किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, ये s ऑर्बिटल हो गई और ये p ऑर्बिटल होगी। अगेन यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, तो दिस इज अगेन अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पे ये s और p ऑर्बिटल के बीच में होगी। अगर यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होती है तो ये आपकी एक p ऑर्बिटल हो गई, और अगर आपके पास एक दूसरी p ऑर्बिटल है तो ये आपके पास दूसरी p ऑर्बिटल हो गई। तो इनके बीच में कोशिश हमेशा क्या रहेगी, ये हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग क्या करें, ओवरलैप करें। सो लेट्स सी, दिस इज हाउ द ओवरलैपिंग इज डन अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इस तरीके से ये pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखिए s ऑर्बिटल के लिए तो एक्सिस का कोई मीनिंग ही नहीं हो, तो हर तरीके से एक जैसे है, आप किधर से भी ओवरलैपिंग कराओ इसकी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब s ऑर्बिटल के लिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग का कोई मीनिंग नहीं है। उसके लिए सारे एक्सिस क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, क्योंकि वो हर जगह से क्या है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल्स में
यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो सकती है, और एक और तरीके से ये ओवरलैप कर सकते हैं दो p ऑर्बिटल्स, दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. सो हाउ, सपोज दिस इज one p orbital plus this is other p orbital, so they can combine parallel, that is perpendicular to the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो यहां पे आप देख सकते हो एक p ऑर्बिटल ये है और दूसरी p ऑर्बिटल ये. यहां पे जब ये दोनों कंबाइन होंगी तो यहां पर ये कंबाइन होके क्या कर रहे हैं, देखो अभी कैसे कंबाइन हो रही है. यहाँ पे ये देखिए इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब हुआ इन दोनों के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. तो कंफ्यूज मत होइए, ये कोई बहुत खतरनाक टर्म नहीं है. नाउ अगर हम इनके ओवरलैपिंग देखें तो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रही है किसके, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, सेम अलोंग नहीं हो रही है उसके. तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है. तो अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल्स हैं, अगर s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल दूसरी s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होती है तो वो हमेशा क्या होगी, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. उसी तरीके से एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ अगर कंबाइन होती है तो वो भी हमेशा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है. और अगर p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होती है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो या फिर वो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि एक ओवरलैपिंग कैसे हो रही है. तो सबसे पहले हमने बॉन्ड्स को डिफाइन किया है दो तरीके से. तो देयर आर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. So the first one is called sigma bond. Sigma, this is denoted by sigma bond, and the other type is called pi bond. That is pi bond. Now, what is sigma bond and what is pi bond? If a bond between two atoms is formed by the overlapping, if the overlapping is done along the internuclear axis, then the bond formed between two atoms is known as sigma bond. And if the overlapping of orbitals between two atoms is perpendicular to the internuclear axis, then it will be called a pi bond. So it means it is a sigma bond. हमेशा s orbital कहीं पे भी हो वहां पे क्या बनेगा, एक sigma bond. Now again it is also a sigma bond, it is also a sigma bond, but it is a pi bond. तो हम बॉन्ड्स को यहाँ पे दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अगर जो ओवरलैपिंग हो वो हेड टू हेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग. सो इफ ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज हेड टू हेड और along the internuclear axis, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने अगर वो आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. और अगर क्या होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ना होके अगर कैसे हो, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो अगर ओवरलैपिंग इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देन इट विल बी कॉल्ड पाई बॉन्ड. और इसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइड से ओवरलैप कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग. अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन वही आता है, विच बॉन्ड विल बी फॉर्म. हमको पता कैसे चलेगा कि भाई, अगर देखो हमको पता है कि अगर एक s ऑर्बिटल दूसरी s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो रही है, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा. वहां पे हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो वहां पे कंफर्म्ड है कि सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा. अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल को ओवरलैप कर रही है, तो वहां पे भी क्या है, वहां पे भी कंफर्म है कि सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा. लेकिन अगर एक p ऑर्बिटल को ओवरलैप कर रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है और पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है. तो ये सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है. तो p के बीच में दो p ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो फेस टू फेस भी ओवरलैप कर सकते हैं, या हेड टू हेड ओवरलैपिंग इसको कहते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. और अगर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ऐसे में, तो इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड. तो क्वेश्चन कि सिग्मा फॉर्म होगा या पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, तो मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक पॉइंट बताया था कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनकी हमेशा प्रायोरिटी होगी, उनकी हमेशा उनका एम यही होगा कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके. और मैक्सिमम ओवरलैपिंग तभी होगी जब अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी. तो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा. तो दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा यही रहती है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो.
अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, अगर वो फेस टू फेस नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तब जाके वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। अदरवाइज हमेशा पहले क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं होगा। पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कब फॉर्म होगा, इस चीज का ध्यान रखिए, पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तब फॉर्म होगा जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स कि हमको पता कैसे चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना कब पॉसिबल नहीं है और कब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसके भी और इसके भी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स। तो दो हाइड्रोजन एटम्स जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो आपको पता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। तो आप देख सकते हो 1s1 एक हाइड्रोजन एटम का होगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी क्या होगा, 1s1 होगा। तो ऑब्वियसली इसका एक s ऑर्बिटल इसके 1s ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा। दूसरा, अगर हम S और P की बात करते हैं, तो S और P का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl। तो HCl का आप एग्जांपल देख सकते हो। तो HCl में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 1s1, और क्लोरीन का जो होता है दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो 5 को मैं अलग अलग लिख सकता हूं, जैसे 3px1, 3py2, 3pz2, या आप लिख सकते हो 3px2, 3py2 एंड 3pz1, क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन जो होगा एक ऑर्बिटल में होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब पेयर अप है। तो आप देख सकते हो 3pz में एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1s1 इसका 3pz से क्या हो जाएगा, ओवरलैप करेगा, और हमेशा इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे भी अगेन क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। द थर्ड इज PP जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि आपके पास आता है Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज, क्लोरीन का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2, 3pz1। मतलब अगेन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक एटम का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। तो जिस ऑर्बिटल में, मतलब ये 3pz ऑर्बिटल है जो एक एटम की, वो दूसरे एटम की 3pz से ओवरलैप करेगी और इजीली ओवरलैपिंग होगी, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। तो हमेशा देखिए, जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, दो एटम्स जब भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है। तो मैंने आपको बताया पाई बॉन्ड तब फॉर्म होगा जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है, मतलब जो फेस टू फेस ओवरलैपिंग है वो पॉसिबल नहीं हो, तभी आपका साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। अदरवाइज ओवरलैपिंग हमेशा फेस टू फेस, हेड टू हेड ही होगी, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही होगी, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तब तक नहीं होगी जब तक अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड फॉर्म करना या ओवरलैप करना पॉसिबल है। अब कौन सी कंडीशन, कब ऐसा होता है कि बॉन्ड फॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम आपको आइडिया हो जाएगा। एक एग्जांपल है आपके पास O2 मॉलिक्यूल का, राइट। O2 मॉलिक्यूल, अगर ऑक्सीजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ऑक्सीजन का होता है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो दो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है 2py और 2pz में। तो ये क्या करेंगी, इनको दूसरे ऑक्सीजन एटम्स में भी यही होंगी 2py1 और 2pz1। तो इसकी 2py1 दूसरे की 2py1 से क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, और 2pz1 दूसरे की 2pz1 से ओवरलैप करेगी। तो अब देखिए 2pz एक एटम की 2py ऑर्बिटल जो है ये है, और दूसरे एटम की 2py ऑर्बिटल ये है, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग होगी। तो इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैप होगी। लेकिन 2pz ऑर्बिटल जो होगी वो तो ऐसे होगी। अब आप खुद देखिए, क्योंकि आपको पता है 2px, 2py और 2pz, दो 2pz एक्चुअल में ऐसे आती थी, मैंने ऐसे बना दिया। तो अगर मैं बात करूं 2px फिर 2py और 2pz, वो तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर 2py 2py, क्योंकि यहाँ पे देखिए
एक की 2py दूसरे की 2py को क्या कर रही है, ये 2py है और ये दूसरे की 2py है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हमेशा ओवरलैपिंग कैसे होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। तो एक का न्यूक्लियस यहाँ पे है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। लेकिन अब आप खुद सोचिए, अगर वाई वाई के बीच में वाई वाई अगर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, मीन्स हेड टू हेड ओवरलैप हो गए, तो क्या जेड जेड का पॉसिबल है आना, क्योंकि वाई एक्सिस तो ऐसे में है, जेड एक्सिस ऐसे में है। तो अगर ये ऑर्बिटल्स आपकी आ गई, तो आप खुद देख सकते हो, अगर ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के आमने सामने आ गई तो फिर ये नहीं आ सकती हैं, और अगर ये वाली आ गई तो फिर ये नहीं आ सकती हैं। अगर ये वाली आती तो फिर ऐसे होता, ऐसे ओवरलैपिंग होती, तो ये जेड जेड वालों की हो जाती, वाई वाई वाले फिर पैरेलल आ जाते। तो आपको यही चीज समझनी है कि अगर ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, फेस टू फेस आ रहे हैं, तो बाकी की जो ऑर्बिटल्स होगी, अगर 2px आमने सामने आ रही है, तो 2py और 2pz कभी भी आमने सामने नहीं आ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सिस सबकी अलग अलग है। तो अलग अलग एक्सिस होने की वजह से केवल और केवल अगर दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं, तो उनकी केवल कोई एक एक ऑर्बिटल्स ही क्या हो सकती हैं, हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं, और सारी की सारी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जब दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, जब एक एक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तब तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। लेकिन जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, देखिए पहली ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रही है तब तो सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा, लेकिन ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। तो साइडवेज ओवरलैप से क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। तो हमने यहां से क्या समझा कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है, तो अगर दो एटम्स के बीच में कभी भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट विल ऑलवेज बी अ सिग्मा बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो जो पहला वाला बॉन्ड होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में दो या ट्रिपल बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन सकते हैं, या आप बोल सकते हो तीन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, तो जो फर्स्ट ऑर्बिटल्स होंगी वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, और जो बाकी के दो बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में तो बिल्कुल आमने सामने आ गए, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। लेकिन ये जो है पैरेलल हैं, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। कब, जब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम्स के बीच में। तो बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हमेशा कोशिश यही होगी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो। क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, और एक्सीडेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर मैक्सिमम होगी तो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इससे हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये भी पता चल जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से, कि कोई भी बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, कोई भी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल आता है H2 मॉलिक्यूल का। तो H2 मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग कैसे होगी, लेट्स सी। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1s1। नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो दिस इज द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड this is s orbital of other hydrogen atom. So these two orbitals will combine with each other and they will form H2 molecule. So this is how H2 molecule is formed and there is a sigma bond. बस आपको ध्यान रखना है, जो स्पिन होगा, मतलब अगर इसमें जो इस s ऑर्बिटल में, एक s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसका जो स्पिन होगा वो दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, दोनों का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। So this is how the bond is formed. Now if we talk about the अदर एग्जाम्पल जहां पे S और P कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था HCl या HF मॉलिक्यूल। सो यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन दैट इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p5। तो 2p5 में आपको पता है 2p5 कैन बी रिटन एज 2px1 2py2 2pz2। वैसे आप 1 किसी में भी रख लो, z में रखो, x में, y में, किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, क्योंकि 2px 2py और 2pz तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो आप किसी भी ऑर्बिटल में आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो। सो लेट्स से अगर मैं फ्लोरीन के बारे में बात करूं, तो फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होगा, इट इज 2px ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। नाउ दिस इज 2py ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, सो इट इज फ्लोरीन एटम, इट इज 2px, it is 2py and
दिस इज 2pz। 2pz कहाँ होगी? इस तरफ होगी, तो अवे फ्रॉम द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, तो यहाँ पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो मैं इसको ऐसे तिरछे में शो कर रहा हूँ। इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ये 2py हो गई, ये 2pz हो गई। तो 2py और 2pz तो कंप्लीटली फील्ड है यहाँ पे, बस कौन फील्ड नहीं है? 2px। तो इसमें केवल क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास भी क्या है? हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल में भी क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन की जो s ऑर्बिटल होगी, दिस इज द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, सो इट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे p और s के बीच में, sp ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे दो s ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे दो p ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। सो फॉर एग्जाम्पल F2 मॉलिक्यूल। तो F2 मॉलिक्यूल में क्या होता है? लेट्स सी। सो सपोज दिस इज द ऑर्बिटल S2px, this is 2py, and then again this is 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन फ्लोरीन एटम। तो ये फ्लोरीन एटम का एक फ्लोरीन एटम ये हो गया, और अदर फ्लोरीन एटम, तो दूसरा फ्लोरीन एटम भी कुछ इसी तरीके से होगा। तो दूसरे फ्लोरीन एटम की जो ऑर्बिटल्स होंगी उसकी भी 2px ऑर्बिटल क्या करेगी? ओवरलैप करेगी, क्योंकि अगेन मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा कि जो इसकी 2px ऑर्बिटल होगी वो मान लेते हैं क्या है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर अपोजिट स्पिन हुआ तो इसकी दूसरे की 2px ऑर्बिटल ये हो गई, 2py ऑर्बिटल ये हो गई, और 2pz ऑर्बिटल, दिस इज द 2pz ऑर्बिटल। सो 2pz ऑर्बिटल्स एंड 2py ऑर्बिटल्स both will have 2 electrons each because they have paired up electrons or electron pairs, 2 electrons here, 2 electrons here। और अब x y z 2px 2py 2pz दोनों को फिल हो चुके हैं, और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो देयर इज फेस टू फेस, हेड टू हेड, और along the internuclear axis जो ओवरलैपिंग हो रही है। तो therefore this is the सिग्मा बॉन्ड। अगेन यहाँ पे भी क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? दिस इज सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं। सो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम डिटेल में समझ लेते हैं कि O2 मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होता है। नाउ हियर वी हैव 2px। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन? दिस इज 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz2। यहाँ पे x2 y1 z1 भी कर सकते हो, या x1 y1 z2, क्योंकि आपको पता है कि p ऑर्बिटल्स हैं तो p ऑर्बिटल्स में सबकी एनर्जी सेम होती है, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी की 2 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखिए और बाकी किसी भी ऑर्बिटल में, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रखिए और बाकी की किन्हीं भी 2 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये 2px है तो दिस विल बी 2py, और अगर ये 2py है तो ऐसे में आएगी हमारी 2pz ऑर्बिटल। तो ये हो गई 2pz, ये हो गई 2px और ये हो गई 2py। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फील्ड कौन कौन है? 2px क्या है? कंप्लीटली फील्ड है, तो इसको 2px जो है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2py जो है वो भी इनकम्प्लीट है। 2pz कंप्लीटली फील्ड है, तो 2pz कंप्लीटली फील्ड हम शो करेंगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन एटम जो आएगा वो क्या करेगी? इसकी x जो 2px है इसकी 2px ये हो गई, तो ये दूसरा ऑक्सीजन एटम का 2px ऑर्बिटल हो गई। दूसरे ऑक्सीजन एटम की ये 2py ऑर्बिटल हो गई, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरे ऑक्सीजन एटम की 2pz ऑर्बिटल हो गई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2px है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास होगा। 2py में भी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेंगी? ये करेंगी एक दूसरे के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग, ये करेंगी साइडवेज ओवरलैपिंग। तो इसकी 2py, एक की 2py दूसरे की 2py से क्या हो जाएगी? ओवरलैप हो जाएगी, और ये करेंगी फॉर्म पाई बॉन्ड। और यहाँ पे जो 2px के बीच फॉर्म हुआ था दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो आप समझ गए होंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, O डबल बॉन्ड O,
वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज पाई बॉन्ड। तो एक पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा देन पाई बॉन्ड। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा, क्योंकि दो एटम्स की हमेशा टेंडेंसी यही रहेगी कि वो फेस टू फेस ओवरलैपिंग करे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करे, मीन्स एक दूसरे के साथ वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही ओवरलैप करे, ताकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सके और तभी बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल व्हेन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की वो जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल ऐसी होगी, 1s2 2s2 2px1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है 2py1 एंड 2pz1। तो आप देख सकते हो 2px1 2py1 और 2pz1 क्या होता है, तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px 2py और 2pz, तीनों p ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो हम केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारी की सारी ऑर्बिटल्स को नहीं शो करेंगे, हम केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स को शो करेंगे जिनमें ओवरलैपिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज 2px, तो एक की 2px ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगी, राइट, फिर इसकी 2py ऑर्बिटल होगी, और 2pz को जो है मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गई 2pz ऑर्बिटल, तो रेड कलर से मैं 2pz को शो कर रहा हूं। तो ये हो गई हमारी 2px, ये हो गई 2py और ये हो गई 2pz। तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। अब जो फेस टू फेस ओवरलैपिंग होगी वो तो किन्हीं दो ही ऑर्बिटल्स के बीच में होगी। तो मान लेते हैं एक नाइट्रोजन एटम का जो x ऑर्बिटल है वो दूसरे नाइट्रोजन एटम के x ऑर्बिटल के साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है हेड टू हेड। तो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रिमेनिंग ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे ये इसकी y ऑर्बिटल हो गई, और यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिटल है आपके पास, इसको अगेन मैं इसकी भी z ऑर्बिटल को रेड कलर से शो करता हूं, तो ये इसकी हो गई z ऑर्बिटल। सो इट इज 2px अगेन 2py एंड 2pz। तो xx के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2py में इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन इधर को है तो इसका स्पिन अपोजिट हो जाएगा, इसका स्पिन इधर को है, इसका स्पिन अपोजिट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो 2py है इन दोनों के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो 2py और 2py के बीच में ओवरलैपिंग होगी, 2py और 2py के बीच में ओवरलैपिंग होगी। लेकिन केवल 2py के बीच में नहीं होगी अब, क्योंकि z में भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आप देख रहे हो कि फेस टू फेस तो ये आ नहीं सकते, हेड टू हेड आ नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, एक इधर को है दूसरी इधर को, तो हेड टू हेड तो आ नहीं पाएंगे वो, तो साइडवेज ओवरलैपिंग ही होगी। तो 2pz के बीच में भी क्या होगी, सेम वही होगा, इनके बीच में भी ये भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ पाएंगे, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी नहीं। तो ये हो गई 2pz के साथ कंबाइन हो गई, ये वाली 2pz इसके साथ कंबाइन हो गई। तो यहाँ पे भी दूसरा एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ए बन रहा है, एक पाई बॉन्ड ए बन रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, वन इज सिग्मा, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई। तो एक सिग्मा और दो पाई, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द concept of valence bond theory. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.